वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिलिप लार्किन की एक बहुत ही मशहूर कविता द विट्सन वेडिंग्स के बारे में। चलिए इसका गहरा विश्लेषण करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम कवि फिलिप लार्किन को थोड़ा जानेंगे, फिर हम कविता में गोता लगाएंगे स्टैंजा बाय स्टैंजा और उसके छिपे हुए मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द पोएट। देखिए, किसी भी कविता की आत्मा तक पहुंचने के लिए ना उसके कवि को समझना वाकई बहुत जरूरी हो जाता है। तो कौन थे फिलिप लार्किन? असल में वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद के इंग्लैंड के एक बहुत बड़े कवि थे। वो एक ग्रुप से जुड़े थे जिसका नाम था द मूवमेंट। अब ये लोग क्या करते थे? ये लोग अपनी कविताओं में बिल्कुल साफ सुथरी सीधी सच्ची बात करते थे, एकदम क्लैरिटी और रियलिज्म। लार्किन का अंदाज भी कुछ ऐसा ही था। वो चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते थे, लेकिन उनका नज़रिया अक्सर थोड़ा निराशावादी, थोड़ा व्यंग्य से भरा होता था। और सबसे खास बात, उनकी ज़्यादातर कविताएं ना आम अंग्रेजी लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में होती हैं। और यही चीज़ आपको इस कविता द विट्सन वेडिंग्स में भरपूर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो लार्किन को हमने जान लिया। अब सीधे चलते हैं कविता पर। हमारा दूसरा सेक्शन है एन ऑर्डिनरी जर्नी बिगिंस। यहाँ पहले दो स्टैंसाज में एक बिल्कुल आम सी ट्रेन यात्रा का माहौल बनाया गया है। कविता की पहली लाइनें कुछ इस तरह हैं। दैट विट्सन आई वॉज लेट गेटिंग अवे। मतलब कवि कह रहे हैं कि उस विट्सन पर उन्हें निकलने में देर हो गई थी। दोपहर के करीब 1:20 का वक्त था। शनिवार का दिन था, धूप खिली हुई थी और उनकी ट्रेन वो भी लगभग 3/4 खाली थी जब वो चली। ये छोटी छोटी बातें, समय, दिन, धूप, खाली ट्रेन, ये सब मिलकर एक बहुत ही शांत, एक अकेलेपन वाला माहौल बना देती हैं, है ना? अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये विट्सन क्या है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। विट्सन असल में ईस्टर के 7 हफ्ते बाद आने वाला वीकेंड होता है। और उस जमाने में ब्रिटेन में ये शादी करने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर टाइम था, खासकर वर्किंग क्लास के लोगों के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हमारे कवि को अपनी यात्रा में इतनी सारी शादियों वाले ग्रुप दिखने वाले हैं। ट्रेन अब चल पड़ी है और लार्किन बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। वो क्या देखते हैं? एक तरफ तो वाइड फार्म्स हैं, मतलब दूर दूर तक फैले खेत, लेकिन दूसरी तरफ वो कैनाल्स विद इंडस्ट्रियल फ्रॉथ भी देखते हैं, यानी फैक्ट्रियों की गंदगी वाली नहरें और एकर्स ऑफ डिसमेंटल्ड कार्स, कबाड़ गाड़ियों के ढेर। तो ये जो मिला जुला नज़ारा है ना, खूबसूरत प्रकृति और औद्योगिक कचरे का, ये एक थोड़ा सा उदास, बिल्कुल भी रोमांटिक ना लगने वाला माहौल तैयार कर देता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द वेडिंग पार्टीज इमर्ज। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब कवि का ध्यान हर स्टेशन पर होने वाली एक अजीब सी, बार बार दोहराई जाने वाली घटना पर जाता है। कवि खुद कहते हैं, एट फर्स्ट आई डिडंट नोटिस व्हाट अ नॉइज द वेडिंग्स मेड। मतलब शुरू में तो उन्हें पता ही नहीं चला कि ये शादियों का शोर है। वो तो अपनी किताब पढ़ने में मग्न थे। उन्हें लगा शायद कूली लोग हैं जो सामान के साथ शोर शराबा कर रहे हैं। ये दिखाता है कि वो शुरू में कितने अलग थलग थे, कितने डिटैच थे इस सब से। लेकिन फिर उनकी नज़र पड़ती है शादी वाले मेहमानों पर। वो लड़कियों को देखते हैं, मुस्कुराती हुई, बालों में पोमेड लगाए हुए और ऐसे कपड़े पहने जिन्हें वो पैरोडीज ऑफ फैशन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब फैशन की एक भद्दी नकल। ये जो लाइन है ना, ये लार्किन के थोड़े आलोचनात्मक नज़रिए को दिखाती है। और फिर वो कहते हैं कि ये सब ऐसे खड़े हैं मानो किसी घटना के खत्म होने पर किसी बची खुची चीज़ को हाथ हिलाकर अलविदा कह रहे हों। बड़ा अजीब सा नज़ारा है। और अब हम कविता के बिल्कुल बीच में पहुंच गए हैं। सेक्शन 4, अ क्लोजर ऑब्जर्वेशन। यहीं पर एक बड़ा बदलाव आता है। अब तक जो कवि सिर्फ एक अनजान दर्शक थे, अब वो एक जिज्ञासु जासूस बन जाते हैं। ये लाइनें, ये इस कविता का दिल है, इसका टर्निंग पॉइंट। स्ट्रक आई लीन्ड मोर प्रॉम्प्टली आउट नेक्स्ट टाइम मोर क्यूरियसली। स्ट्रक का मतलब है वो हैरान रह गए, एकदम चौंक गए। और फिर अगली बार जब ट्रेन रुकी तो वो और भी ज्यादा उत्सुकता से बाहर झांकने लगे। बस यहीं से उनकी उदासीनता खत्म हो गई और असली दिलचस्पी शुरू हुई। और अब जब लार्किन ध्यान से देख रहे हैं तो उन्हें क्या क्या दिखता है वो हमें एक एक डिटेल बताते हैं। पिताओं के बारे में कहते हैं कि उनकी ब्रॉड बेल्ट्स हैं और माथे पर चिंता की लकीरें हैं, सीमी फोरहेड्स। माएँ लाउड एंड फैट हैं, जोर जोर से बात करने वाली, मोटी। अंकल लोग शाउटिंग स्मर्ट, यानी भद्दे मजाक कर रहे हैं। और लड़कियां, उनके बालों में पर्म्स हैं, हाथों में नायलॉन ग्लव्स और गहनों के नाम पर ज्वेलरी सब्स्टिट्यूट्स, मतलब नकली गहने। और यहाँ लार्किन दो बहुत ही कमाल के लेकिन मुश्किल सिमिलीज का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि जो शादीशुदा औरतें थीं वो इस शादी के राज को लाइक अ हैप्पी फ्यूनरल की तरह शेयर कर रही थी। सोचिए, खुशनुमा अंतिम संस्कार। ये दिखाता है कि शादी में खुशी तो है, लेकिन साथ ही कुछ खत्म होने का दुख भी है। और दूसरी तरफ हैं जवान लड़कियां,
जो अपने हैंडबैग को जोर से पकड़े हुए हैं और शादी को ऐसे देख रही हैं मानो ये ए रिलीजियस वूंडिंग हो, यानी एक पवित्र घाव। अब चलते हैं सेक्शन 5 पर, द कलेक्टिव रियलाइजेशन। अब तक तो लार्किन अलग अलग लोगों को देख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन में नए शादीशुदा जोड़े भरते जाते हैं और ट्रेन लंदन की तरफ भागती है, कवि का नजरिया बदल जाता है। अब वो एक एक को नहीं बल्कि सबको एक साथ एक बड़े विचार के रूप में देखते हैं। कवि लिखते हैं, फ्री एट लास्ट वी हरी टुवर्ड्स लंदन। आखिरकार छोटे स्टेशनों से आज़ाद होकर ट्रेन लंदन की ओर दौड़ पड़ती है। और अब ये ट्रेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं रह गई है, ये इन सभी नई जिंदगियों, इन नई उम्मीदों को लेकर जाने वाला एक जहाज बन गई है। और सिर्फ 50 मिनट के अंदर अ डज़न मैरिजेस गॉट अंडरवे, मतलब 1 दर्जन शादियां अपने सफर पर निकल पड़ी थीं। और यहीं कवि को एक अद्भुत एहसास होता है। वो इस पूरे मंजर को डिसफ्रेल ट्रैवलिंग कोइंसिडेंस कहते हैं, यानी एक नाजुक सा सफर करता हुआ इत्तेफाक। लेकिन अब उनकी नज़रों में ये लोग मजाकिया या मामूली नहीं है, नहीं, अब वो उन्हें एक ताकत के रूप में देखते हैं। जीवन की ताकत, बदलाव की ताकत, एक ऐसी शक्ति जब लंदन शहर में उतरने वाली है। वो कहते हैं द पावर दैट बीइंग चेंज कैन गिव, यानी जब जिंदगी बदलती है तो उससे जो ताकत पैदा होती है। और लीजिए, हम आ गए हैं कविता के आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 6, फाइनल सिंबलिज्म एंड मीनिंग। यहीं पर वो पंक्तियां हैं जिनके लिए ये कविता सबसे ज्यादा जानी जाती है। जरा इन आखिरी पंक्तियों को ध्यान से सुनिएगा, इनमें बहुत गहरा मतलब छिपा है। वी स्लोड अगेन एंड एज द टाइटेंड ब्रेक्स टुक होल्ड देयर स्वेल्ड अ सेंस ऑफ फॉलिंग लाइक एन एरो शावर सेंट आउट ऑफ साइट समवेयर बिकमिंग रेन। तो क्या मतलब है इन लाइनों का? ये इस पूरी कविता का सबसे पावरफुल मेटाफर है। सोचिए, एरो शावर, तीरों की बौछार। तीर में क्या होता है? एक मकसद होता है, एक दिशा होती है, रफ्तार होती है। तो ये सारी शादियां एक तीर की तरह हैं। लेकिन फिर क्या होता है? वो नज़र से ओझल होकर समवेयर बिकमिंग रेन, कहीं जाकर बारिश बन जाते हैं। और बारिश क्या करती है? वो फैल जाती है, ज़मीन पर बस जाती है, जीवन का हिस्सा बन जाती है। तो इन शादियों का सफ़र शुरू तो होता है तीरों की तेज़ी से, लेकिन आखिर में वो जिंदगी की विशालता में घुल मिलकर बारिश की तरह साधारण और ज़रूरी बन जाएगा। तो आखिर में ये जो तस्वीर है, तीरों का बारिश बन जाना, ये इन शादियों के भविष्य के बारे में और शायद खुद जिंदगी के बारे में हमें क्या सिखाती है? यही वो सवाल है जिसके साथ लार्किन हमें छोड़ जाते हैं। वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे जिंदगी की हर बड़ी शुरुआत आखिर में रोजमर्रा की साधारण सच्चाई में बदल जाती है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो ऐसे ही और भी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।